सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए। स्पष्ट है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लेंगे। राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो पे डिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। प्रोन्नति पर कुछ सभापति महोदय, समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा। आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में, उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया। कहा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप सब करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा एवं प्राप्त है ध्यानाकर्षण का। आगे बढ़ने सभापति महोदय, ये आगे बढ़ने इस ध्यानाकर्षण में के 3 बिंदु हैं। मंत्री महोदय सुन ही नहीं रहे। इस ध्यानाकर्षण के 3 बिंदु हैं। पहला पारा में है कि बिहार के कुछ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्हें सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया, और इस राज्य में सभी सेवा संवर्ग के राज्य कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ, एमएससीपीएस का लाभ आप देते हैं, तो इनको भी वह लाभ मिलना चाहिए। इस पर कोई जवाब नहीं है। एक बात सर। दूसरा है कि विगत दिनों सभी कोटि के शिक्षकों की बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए। आपने इसको स्वीकारा है कि इसको फिर बैठकर हम पद के विरुद्ध हम स्थानांतरण करेंगे। लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए,
जो 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 साल से इस बिहार के बच्चों को पढ़ाए, वह अगर बेजगह है तो उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, जो कल बहाल हुआ उसका स्थानांतरण। तो इसको भी विभाग गंभीरता से ले कि जो पुराने शिक्षक पटना से, वो पूर्णिया में पोस्टेड है, पटना के रहने वाले हैं, महिला हो या पुरुष हो, ऐसे विशिष्ट शिक्षकों को पहली प्राथमिकता के तहत स्थानांतरण देना चाहिए, होना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, मंत्री जी को बोलने दें। और तीसरी बात सर, तीसरी बात इतना ये है समय लीजिएगा तो कि बड़ा आपने इसको स्वीकार भी किया है कि शिक्षकों को, जो आज सभी शिक्षक बिहार के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करना, हम इस ध्यानाकर्षण मंत्री के जी को माध्यम बोलने से दीजिए ना। सर सब हम ध्यानाकर्षण समिति को दे रहे हैं, अब नहीं होगा, इतना समय लीजिएगा तो नहीं होगा। सर नहीं तो बोलिए ना, मंत्री जी को बोलने जवाब ही दीजिए, उल्टा दिए हैं सर। बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, बताइए, प्रश्न पूछ के पूछिए ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न का जवाब क्या जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा, जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने, जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है, उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए, स्पष्ट है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लें। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो रिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। उन्नति पर कुछ सभापति महोदय, आज सदन के प्रारंभ के समय नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे और जो संख्या बताई गई थी उत्तर आया है महोदय, लेकिन शिक्षकों के साथ जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है महोदय, उसी पे मेरा ये था क्वेश्चन कि कहीं पे 10% भी मिल रहा है महोदय नगर क्षेत्र में आवासीय भत्ता, और यहाँ सीधा सीधा ये लिख के उत्तर आ जा रहा है कि सबको 7.5% दे दिया जा रहा है। तो माननीय मंत्री से हम लोग तो भाई दिए थे, गया जिले में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको आप समान रूप से नहीं दे रहे हैं आवासीय भत्ता। और भी सवाल है सभापति महोदय
कि पूरे बिहार में एचआरए का भुगतान तो एक तो बहुत दिनों के बाद शुरू किया गया, जब और पूरे बिहार में एक रूपता नहीं। कारण है कि आज हम तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, कई जिलों में 5%, जबकि वहां 10% मिलना चाहिए, 5% ही एचआरए मिल रहा है, कहीं 7.5% मिल रहा है, जो माननीय नागेंद्र जी ने कहा। तो हम समझते हैं कि एचआरए के संबंध में पूरे बिहार में एक रूपता नहीं है, अपने अपने ढंग से इसका भुगतान कर रहे हैं, जबकि विभाग का निर्देश है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर वह कार्रवाई नहीं हो रही। खासकर हम तो देख रहे हैं कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में एचआरए का भुगतान जो सब जगह जगह चिन्हित है कि कहां 5% मिलेगा, कहां 7.5% मिलेगा, कहां 10% मिलेगा, और उसको नहीं दिया जा रहा। सभापति महोदय, सदन को सूचित करना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के 5 स्लैब हैं एचआरए के। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें मिलता है 30% के करीब। उसके बाद बिहार के अंदर 4 और स्लैब हैं, जिसमें से विभिन्न जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। तो चूँकि संख्या बहुत है, तो इसमें हम लोगों ने पोर्टल भी खोल रखा है शिक्षा कोष का, और आरडीडी से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसमें लगाया हुआ है। बहुत जगह पर एचआरए का शुद्धिकरण हो चुका है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एचआरए कुछ महीनों तक नहीं मिला तो उनको उतने महीनों का जोड़ करके नहीं मिलेगा। वो ऐसे नहीं है कि वो राशि आपकी लॉस्ट हो जाती है, आप उसको क्लेम करके एरियर के रूप में वो मिलता है जब से आप वहाँ पर पदस्थापित हैं। तो इसमें जहाँ भी जो कमियाँ हैं उसको हम लोग दूरी उन कमियों को दूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी विसंगतियाँ हों, चाहे वो पे प्रोटेक्शन का मामला हो, एचआरए का मामला हो, और अन्य किसी तरह के मामले हों, उसका सभी का हम लोग संज्ञान लेते हैं। वो इंडिविजुअल केसेस होता है और उसी तरीके से हम लोग उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। माननीय सदस्य बिल्कुल आश्वस्त रहें कि ऐसे जो भी मामले हैं जहां विसंगतियां पाई जाएंगी, उसका हम लोग जो भी करेक्टिव मेजर्स है उसको संज्ञान लेकर के करेंगे, और हम लोग कर भी रहे हैं। अधिकांश मामलों में हमने जहाँ जहाँ अलग अलग इस तरह की कमियां पाई गई हैं, उसको हम लोग हर ट्यूसडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिसमें एसीएस भी रहते हैं, कभी कभी मैं भी रहता हूं उसमें, जो सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हम लोग हर मंगल को करते हैं। तो इस तरह की बातें जो सामान्य जो कमियां हैं, चाहे एचआरए की हो, चाहे पे प्रोटेक्शन की हो, या मैटरनिटी लीव की हो, इस तरह के उसका हम संज्ञान में कहा है कि लेकर के समय सीमा के अंदर इसको पूरा करने के लिए। धन्यवाद। मैं अब हो गया, कई जिलों में हो गया। अब है वो वरीय होंगे। मैं जो उत्तर देख रहा हूं, उत्तर में एक तथ्य को छिपा लिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। वो समझ रहे हैं 2015 में वेतनमान लागू हुआ, दोनों शिक्षक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग खत्म, निरस्त। ऐसा नहीं होता है महोदय। ठीक कहा माननीय सदस्य ने, कोई माननीय सदस्य निर्वाचित बाद में हुए और दोनों का एक हो जाएगा कार्यकाल माना जाएगा, ये नहीं होता है। इसीलिए उसको देख लें, अपने पास संचिका मंगवा करके। और मंत्री महोदय भी हमको लगता है पत्र अगर पढ़ेंगे तो वरीयता का दावा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा ना, चाहे उसी के आधार पर आपने वेतनमान दिया और फिर राज्यकर्मी भी बनाया, लेकिन वरीयता के दावे के बारे में उस उत्तर में कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उसको हम अपने स्तर पर संचिका मंगा करके पुनः उसका पुनरीक्षण कर लेंगे। इसमें बात यह है कि मैं भी उस क्षेत्र का हूँ, मैं अपने से भी किया हूँ, बराबर भ्रामक को जवाब देते हैं डीओ आरडीडी जो भी देते हैं। इसलिए इस संचिका को हम अपने यहाँ मंगा करके इसको देखेंगे। हम देख लें कि खाली आपके यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में घोर मट्ठा रात दिन यही करते रहता है पैसा कमाने का। अरे ठीक है, आप मंगा के देख लें, लेकिन पूरे बिहार के बारे में इस तरह का ना अभी तो कोई पूरे बिहार के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो ये कोई, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ये सब कागज मेरे पास है, इसलिए मैंने कहा। चलिए माननीय सदस्य श्री नौल किशोर यादव जी हुजूर, पढ़े कि पढ़ले मान लिया जाए? पढ़ल मान लिया जाए।
गया है और उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। ये कह रहे हैं लास्ट खंड में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित पैनल के आधार पर सीधे नियुक्त प्रधानाध्यापक अलग संवर्ग है और प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान की तिथि से वित्तीय उन्नयन हेतु गणना करने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 133 दिनांक 20/1/2026 द्वारा सीधे नियुक्ति प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण दावा विचार नहीं बनता है। महोदय, पहली बात कि जो शिक्षक परीक्षा दिए बीपीएससी में जाके हेडमास्टर बनने के लिए, तो जब फेल कर गया उसको एमआरसीपी मिल गया, और जब पास कर गया हेडमास्टर बन गया उसको नहीं मिला। ऐसा कौन कानून होगा महोदय कि हम 25 आदमी गए, 5 आदमी हेडमास्टर हो गए या 20 आदमी फेल कर गए, तो फेल करे वाला के तनख्वाह ज्यादा या पास करे वाला के तनख्वाह कम। महोदय, और इनका जो पत्र है वो मैं बता देना चाहता हूं महोदय। एक पत्र है इनका अपर सचिव वित्त विभाग का, संकल्प भी है। इसमें साफ कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जा रहा है कि 12 वर्षों की सेवा पूरी करने पर दिनांक 1/1/2009 के बाद की तिथियों में MSCP 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो। उन्हें प्रथम वित्तीय नियुक्ति के तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा प्रदान करने पर 20 वर्षों पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन देने तिथि से प्रदान किया जाएगा। पूर्व के सभी परामर्श निदेशक तथा स्वतः संशोधित हो जाएगी। महोदय, जिसको यह कह रहा है कि जिसको 20 वर्ष का कैरियर हो गया है, जिसको आप 2 उन्नयन दे रहे हैं, उसका तीसरा भी मिलेगा। और अच्छा, पहले आप लोग बोल लीजिए तो हम। सरकार का पत्र है, वित्त विभाग का पत्र है और शिक्षा विभाग का पत्र है। जो माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न है, जो उत्तर दिया गया है वो गलत उत्तर है विभाग के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है, अनुभव के आधार पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से प्रधानाध्यापक के पद पर की गई है, यहाँ प्रोन्नति नहीं दी गई। दूसरा है जो कि इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पूर्व की सेवा पर वो हेडमास्टर बने। ये 3480 है पत्र संख्या, और दूसरा एक 15,338 है जो 2012 को निकला, ये 2014 को निकला है। इसमें मंत्री महोदय कंडिका 3 में स्पष्ट है कि तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के लिए 10 वर्षों की सेवा की अनिवार्य शर्त नहीं है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें पूर्व में 2 वृत्तीय उन्नयन प्राप्त हो चुका है को 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद 1/1/2009 या बाद की तिथि में तृतीय वित्तीय उन्नयन देय होगा। तो फिर विभाग कौन पत्र के आलोक में वहां से जा रही है, भाग रही है? मुझे लगता है ये विभाग का पत्र है महोदय, मैं मंत्री महोदय को दे भी देता हूं। इस पत्र के आलोक में मिलना चाहिए, लेकिन बेवजह इसको लंबित रखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे? कह लें, कह दिया। नहीं, ठीक है। जिस पत्र का बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे उसका हम पुनः समीक्षा कर लेंगे, वो हमें दे दें, और इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर, क्योंकि इस वैसे तो मैंने पढ़ा था, लेकिन इस पत्र का जो आपने नया जिक्र किया है तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था, तो इसलिए नहीं, इस पत्र का हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं था, तो इस चूँकि आपने हमारे संज्ञान में लाया तो हम कह ही रहे हैं कि इस पत्र का हम स्वयं संज्ञान लेकर के, और इसमें जो कमी है या रह गई है तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग की मंशा है विभाग की कि किसी को उसके जो उसको फ़ायदे होने हैं या जो देना अनिवार्य है उससे हम लोग उसको वंचित रखेंगे। इसको हम पुनः देखें। ठीक।